हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये कलाम के द्वारा लिया हुआ माइनर टेस्ट नंबर 3 है और ये 2.0 वाले हैं। इसमें जैसे जीके और करंट प्लस आपकी साइंस, मैथ और साइकोलॉजी टीचिंग मेथड, ये सभी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। ये 12 तारीख को लिया गया था पेपर, ठीक है। और इसमें जो भी आंसर है वो देखते चलेंगे। इसमें जैसे कि जीके से संबंध शुरुआत हो रही है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देखिएगा। इसमें ये कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाला मानसून की शाखा कौन सी होगी? इसमें से अगर आप देखें तो वो हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में सत्य कथन बताइएगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन है राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा के अरावली लंबवत नहीं है, समांतर है, तो ये तो गलत हो जाएगा। राज्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की परिवर्तनशीलता बढ़ती है, ये वाला गलत है। बाकी ये संपूर्ण राज्य महाद्वीप और महासागरीय जलवायु से युक्त है, ये गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संपूर्ण राज्य उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान है वर्षा की मात्रा दर्ज की गई थी, वो की गई थी 67.84 सेमी या सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जैसे पहला कथन है राज्य की लगभग 90% वर्षा जून से सितंबर के मध्य में होती है। सेकंड है राज्य में मानसून अक्टूबर नवंबर माह में दस्तक देता है, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी राज्य में बाड़मेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिले के मानसून लगभग कितना होता है? 20 से 30 सेमी वर्षा होती है। हम ये कहेंगे 1 और 3, ये 1 और 3 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या पूछा है? इसमें ये पूछा है आपसे कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में सही सुमेलित कौन सा है? जैसे एक तरफ जलवायु प्रदेश, दूसरी तरफ संबंधित जलवायु, यानी ये आपको इंडिकेट करना है कि ये किससे संबंधित है। जैसे आप अगर देखें, जैसे 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 CWG है ना, तो CWG में भीलवाड़ा आता है, सही है ना, यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी BSHW में हनुमानगढ़ नहीं आएगा, BWHW इसमें बाड़मेर नहीं आएगा, AW में बूंदी नहीं आता है। बाकी जो आड़ोती का क्षेत्र है ना, झालावाड़ आपका 12 हो गया, इसके अलावा और जैसे थोड़ा कह सकते हैं ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र, उदयपुर का नीचे का भाग, ये आता है AW में। तो जो CWG है ना, इसमें भीलवाड़ा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में शीत ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन बताइएगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ें, अब देख लेते हैं सभी ऑप्शनों को। जैसे ये राज्य में इस समय उत्तर पूर्वी हवाएं प्रभावित होती हैं, ये शीत ऋतु की बात कर रहा है। राज्य में इस समय उत्तर पूर्वी हवाएं प्रभावित होती हैं। सेकंड है इस समय राज्य के उत्तरी भाग में मावठ का प्रभाव रहता है। तीसरा है मानसून प्रत्यावर्तन काल इस ऋतु का प्रारंभिक चरण होता है। इस समय संपूर्ण उत्तरी कह सकते हैं राजस्थान में 8 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है टेम्परेचर। तो हम ये कहेंगे ओवरऑल यही सही है, बाकी भी ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा, ये गलत ही है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की ये निम्न में से कौन से भाग में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है ये राजस्थान के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भाग में पाई जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में मुख्यतः स्टेपी जलवायु का विस्तार कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा अरावली के पश्चिम और मरुस्थलीय जलवायु की पेटी के मध्य में। कौन सी? स्टेपी जलवायु, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान का मानसून सीजन 2024 में निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी? वो ये 2024 पूछा है, तो ये की गई थी दौसा में। नेक्स्ट है कि राजस्थान की जलवायु की विशेषता क्या है? अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे कि अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा होती है, ये बात सही है। वर्षा की न्यून परिवर्तनशीलता पाई जाती है, ठीक है, ये छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। उच्च तापांतर पाया जाता है, ये बात सही है। शीत ऋतु में उत्तरी भाग में पश्चिमी विक्षोभीय प्रभाव रहता है, तो ये बात सही है। ACD ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार इनमें से बताइएगा कौन से सही है। अगर आप देखें तो एक तो ये राज्य देश का लगभग 45% बाजरा उत्पादित करता है, और ये भी कह सकते हैं कि राज्य देश का लगभग 50% से अधिक ग्वार उत्पादित करता है। लेकिन दलहन मूंगफली के उत्पादन में देश में दूसरा और तीसरा स्थान है, ये वाला गलत है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत हुआ है, दलहन और आपकी मूंगफली में। बाकी पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तीसरा ही होगा ना, सही है, A और C सही है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में मक्का उत्पादकता एवं मूल्य संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये की जाएगी बांसवाड़ा में, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 13वें नंबर का है। इसमें पूछा गया है उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में
24-25 में राजस्थान निम्न में से कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है आपकी गणना में। नेक्स्ट है, इनमें से एक तरफ फसल प्रमुख किसमें? तो सुमेलित नहीं है, वो बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जैसे माही धवल और माही कंचन है ना, ये सही मिलान नहीं है। बाकी गेहूं की मैक्सिकन और राजस्थान 3077 है, कपास की वरालक्ष्मी और वीरनार हो जाएगी, बाजरा की RHB 30 और राज 171। ओवरऑल कहें तो ऑप्शन नंबर 3 सही मिलान नहीं है, एक सही है इसमें और एक गलत है इस वजह से। नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है आपसे कि राजस्थान कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार इनमें से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ फसल है, एक तरफ अग्रणी जिले है, बताइएगा कौन सा सही है। अगर आप देखें तो इसमें से जो है वो, एक सेकंड रुकिएगा, सही है जौ वाला। सरसों टोंक में, जीरा जोधपुर में और ज्वार है अजमेर में, तो ये सही है सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये था जीरा में अग्रणी जिला जोधपुर है, सरसों में टोंक है, जौ में श्रीगंगानगर है, ज्वार में अजमेर है। तो इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये कह रहा है अनुसंधान केंद्र अवस्थिति यानी सुमेलित नहीं है, वो पहचान कीजिएगा। यानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर कौन सा स्थित है और कौन स्थित नहीं है वो बताना है। जैसे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेप सीड एंड मस्टर्ड, ये जयपुर में स्थित नहीं है, बस यही वाला गलत है। बाकी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एर्ड हॉर्टिकल्चर है, ये बीकानेर में। सेंट्रल एर्ड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, ये जोधपुर में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है, ये तवीजी तवीजी अजमेर में। तो ये तीनों तो सही थे, गलत हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में कोटा जिले की रामगंज मंडी में केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा पार्क स्थापित किया गया है? वो किया गया है मसाला पार्क। इसमें से कौन से कथन पर विचार कीजिएगा? और राजस्थान यानी उपरोक्त विशेषता राजस्थान की किस कृषि जलवायु से प्रदेश से संबंधित है? यानी 3 विशेषताएं, जैसे कपास गन्ना दालें आदि प्रमुख खरीफी की उपजें होती हैं और यहाँ पर वर्षा होती है वो 100 से 350 मिलीमीटर होती है और यहाँ लवणीयता से युक्त जलोढ़ मृदा विस्तार होता है। तो ये क्षेत्र बताने, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है ये विशेषता। ओवरऑल देखें तो ये आपकी 1 यानी फर्स्ट V सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति है, कब जारी की गई थी? ये की गई थी 2019 में। इनमें से रबी की फसल के लिए उपयुक्त पहचान कीजिएगा। तो इसमें से हो जाएगी एक तो अलसी और सूरजमुखी, ठीक है, यही हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 36, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से उद्योग अवस्थिति सही नहीं है, यानी जो गलत है हमें वो बताना है। अगर आप देखिए राजस्थान स्पिनिंग और बीनिंग मिल्स है, ये गुलाबपुरा सही है। वस्टर्ड स्पिनिंग मूल है, ये चूरू में। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास बक्स, ये शायद कोटा में नहीं है, धौलपुर में, ठीक है। बाकी है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये जयपुर में, ये सही है। यार 3 नंबर ऑप्शन गलत था, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट देखिएगा, कहाँ पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है? अगर आप देखें सभी ऑप्शनों को वो हो जाएगा, जैसे कि इसमें से अगर ऑप्शन देखें तो ये अजमेर वाला गलत हो जाएगा। यानी जो आपका नरबद खेड़ा है ना अजमेर, ये वाला यहाँ पर औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है। कौन सा? निर्यात संवर्धन। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की खनन नीति 2024 के तहत राजस्थान में दोहन करने वाले खनिजों की संख्या को बढ़ाकर कितनी रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया है 70। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट उद्योग के बारे में खतरों पर विचार कीजिएगा, जो सत्य हैं वो बताइएगा। जैसे अगर आप देखें इनमें से ये तीनों ही सही हैं। जैसे सीमेंट उद्योग लगाने की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल स्थिति वाले जिला चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर है। ACC लिमिटेड सीमेंट राजस्थान का प्रथम सीमेंट इकाई है। कौन सी? ACC। बाकी राजस्थान का सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट कारखाना है वो खारिया जोधपुर में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से चीन मिल शराब बनाने की डिस्टिलरी कहाँ पर स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगी दी गंगानगर शुगर मिल्स। चीनी मिल्क में शराब बनाने की डिस्टिलरी, तो सही है, वही हो जाएगा दी गंगानगर शुगर मिल्स। नेक्स्ट देखिएगा, एक तरफ सूची फर्स्ट सेकंड है, मिलान कीजिएगा। जैसे मसाला पार्क है, ये अभी हमने किया था, तो ये मसाला पार्क है ना, ये संबंधित हो जाएगा आपके बतानिया जोधपुर से। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, ये संबंधित हो जाएगा आपका चौपान की भिवाड़ी से। स्टोन पार्क है, ये संबंधित हो जाएगा धौलपुर से, यानी बिश्नोदा धौलपुर से संबंधित हो जाएगा। बाकी सिरेमिक कॉम्प्लेक्स पार्क है, ये खारा बीकानेर से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही है। दरीवा ताम्र परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये संबंधित हो जाएगी अलवर में। ग्रेनाइट सिटी कहते हैं जालोर को, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी सलादीपुरा सीकर में। नेक्स्ट है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कितना प्रतिशत है आगरा राजस्थान में होकर गुजरता है? किसका? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका करीब 38%। एक जिला
एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत चिन्हित हस्तकला उत्पाद एवं जिले के नाम के युग्म दिए गए हुए हैं, सही युग्म की पहचान कीजिएगा। जैसे बलुआ पत्थर नक्काशी उत्पाद ये जोधपुर में होगा। अभियांत्रिकी उत्पाद की खेरतल तिजारा से संबंधित है। क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पाद है, ये व्यावसायिक से संबंधित है। लेकिन काष्ठ हस्तकला है, ये आपकी दौसा से संबंधित नहीं है। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 जिसे रेप्स बोलते हैं, किस दिनांक तक लागू रहेगी? ये संबंधित रहेगी आपकी करीबन कह सकते हैं 31 मार्च 2029 तक। कौन सी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024? ये कह रहा है कि पिंगल शिरोमणि की रचना कौन सी इसमें से? वो हो जाएगी आपकी कुशल लाभ की। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लोक साहित्य के संदर्भ में सही बताइएगा। अगर आप दोनों ऑप्शनों को देखें, जैसे साहित्य सृजन की एक मौखिक परंपरा रही है और लोक नाटक है जैसे झीणा पहेलियां आदि लोक साहित्य के रूप में होती है। ओवरऑल कहें तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अष्टांग योग और नास्केत ज्ञान सर्वोदय नामक संत साहित्य के लेखक कौन है? तो ये संबंधित हो जाएंगे चरणदास जी। नेक्स्ट है कि निम्न में से रचना और लेखक का सही योग में सम्मिलित नहीं है, वो बताइएगा। जैसे नेत्रंग बुद्ध सिंह की है, सूरज प्रकाश करणियान की, बागजी राधुआ बारट आशा की है, लेकिन सूरज प्रकाश है वो वीर विनोद है वो आपकी वीर भान की नहीं है। तो ये वाला संबंधित नहीं होगा, बाकी सभी संबंधित हो जाएंगे। तो हमें क्या बताना कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है विरुद्ध 74 में 74। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सर्वप्रथम किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने भीनमाल पर अधिकार किया था? तो वो थी नागभट्ट फर्स्ट। चंद्रसेन को नियंत्रण करने के लिए 1575 ईस्वी अकबर ने किसके नेतृत्व में बड़ी सेना सिवाना भेजी थी? चंद्रसेन को नियंत्रण करने के लिए तो वो भेजी थी आपका था जलाल खां। ऑप्शन नंबर 2। 41 नंबर क्वेश्चन है कि अरब यात्री अरसमूदी के किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में भारत आया था? तो ये संबंधित था उस समय महिपाल प्रथम से, यानी उस काल में आया था। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य जिनसेन सूरी कृत हरिवंश पुराण में वत्स राज्य को फिरिंद ब्लैंक शासक बताया गया है, तो अवंती का बताया गया है। प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के बारे में इसमें से असत्य कथन बताइएगा। इसमें कूट तो नहीं दे रखे। तो एक्चुअली में क्या है कि इसमें अगर देखें तो असत्य कथन बताना है। जैसे कि राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को सकल कला निलय की उपाधि धारण की थी। अभिलेखों में महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि है वो परम भट्टारक महादी राजा परमेश्वर प्राप्त की थी। BN पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा था। किलहॉर्न ने महेंद्रपाल प्रथम की तुलना है भवभूति व कालिदास से की है। ओवरऑल हमें ये इसमें से गलत था वो बताना था, तो ये वाला गलत है, बाकी ये तीनों सही थे। नेक्स्ट देखिएगा कि किस शासक ने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो वो संबंधित हो जाएंगे अनूप सिंह। किस राठौर शासक ने खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए मुगलों की सहायता की थी? वो संबंधित हो जाएगा राजा सूर सिंह ने। नेक्स्ट है कि प्रतिहार शासक वत्सराज के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो गलत है वो चूज करना है इसमें से। जैसे वत्सराज के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, ये सही। वत्सराज ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुवराज को परास्त किया था, ये वाला गलत है। बाकी नागभट्ट प्रथम ने नागभट्ट प्रथम के वंश का चौथा शासक था। वत्सराज को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 2 नंबर गलत था, बाकी सभी सही थे। मालदीव को अस्मत वाला राजा किसने कहा था? वो कहा था अबुल फजल और निजामुद्दीन ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बीकानेर शासक राय सिंह के बारे में असत्य कथन बताइएगा। इसमें कूट तो नहीं है, तो बताइएगा कौन सा गलत है। इसमें देखिए जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मानसा प्रदान किया। राय सिंह ने जो ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ की टीका लिखवाई थी। राय सिंह ने 3 वर्ष तक जोधपुर पर शासन किया। राय सिंह ने अकबर के समय कंधार, गुजरात, बंगाल और आपके काबुल अभियानों का नेतृत्व किया था। यही वाला मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, इसने कंधार, गुजरात ये इनमें अभियान नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। इसमें कुछ पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है कि बीकानेर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात और चुंगी करों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहते थे जकात। 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको ये 3 कथन दे रखे हैं, वो 4 है। इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। इसमें से पहला है ना वो गलत है, बाकी सभी सही। ठीक है, जैसे अनुपाती जागीर है वो राज परिवार की स्त्रियों को दी जाने वाली जागीर। जैसे तनखा जागीर है ये सैनिकों के बदले दी जाने वाली जागीर थी। बॉम्ब जागीर थी ये सामंतों को दी जाने वाली जागीर थी। ये तीनों सही हैं। तो हमें क्या पूछा था? ये तो तीनों सही थे। हमें असुमेली तो पूछा था, गलत था, वो पहला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही है। मध्यकालीन राजस्थान की राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें इसमें से हो जाएगी। जैसे घासमरी है ना, मेवाड़ में श्रमजीवी जातियों के लिए की जाने वाला कर था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी कांसा परोसा है ये विवाह के अवसर पर दी जाने वाली। काकली है विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर दी जाने वाली। और भीतकी
भात भात है ये बीकानेर के राज्य में घरों में वसूला जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भूमि बंदोबस्त किस पद्धति का संबंध मेवाड़ राज्य से रहा है, तो ये रहा था आपका संबंधित हो जाएगा सात प्रथा से। नेक्स्ट देखिएगा कि वह रकम जो जागीरदार पट्टा रेख के आधार पर राज्य के खजानों में जमा करवाया जाता था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे भरतू रेख। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। किस शासक यानी किस प्रत्याश शासक ने बिलोच तथा अरब आक्रमण को विफल किया था, वो किया था आपकी नागवट फर्स्ट ने। सामंती शुल्क तागीरात कैद खालसा हुकुमनामा पेशकशी आदि ये संबंध किससे थे, ये आपके युद्ध के अवसर पर किया जाने वाला था। किस प्रशस्ति या विलेख प्रत्याश शासकों को सौमित्र के उद्भव माना गया जाता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका ग्वालियर प्रशस्ति से संबंधित। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाले जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया था, वो आपके महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है किस शासक ने जय अप्पा सिंधिया की हत्या करवाई थी, वो संबंधित हो जाएंगे आपके महाराजा विजय सिंह। गुर्जर प्रत्यारों की मंडोर शाखा से संबंधित नहीं है इसमें से, वो हो जाएगा जैसे रज्जल दो था, कक्को था, बाटक था जो, लेकिन मथन देवता ना ये संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि जैसे चंद्रप्रभा सूरी के अनुसार किस प्रत्याश शासक ने गंगा नदी के में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, तो वो संबंधित थे आपके नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन है बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के बारे में सत्य नहीं है। अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो सही नहीं है। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ किए गए थे, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे थे, ये बात सही है। और 1913 में गंगा सिंह ने बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। गंगा सिंह और राजपूतानी का भागीरथ कहे थे, तो गलत हो जाएगा 2, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्मन की उपाधि धारण की थी, तो ये दी थी आपके गज सिंह को। नेक्स्ट है कि राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर की स्थापना करवाई थी, तो ये हो जाएगी 1459। राजस्थान देखो यहाँ से क्वेश्चन है वो आप कह सकते हैं आपके संबंधित हो जाएंगे शैक्षिक परिदृश्य, टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी और आपके आरटी एक्ट वगैरह है उनसे संबंधित। तो इसमें 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक रहा है आरटीई नियमावली जो राजस्थान की है ना, उसकी अकॉर्डिंग पूछा 2011 में आयु के सबूत के दस्तावेज के रूप में कौन सम्मिलित नहीं है इसमें से, यानी कौन सा एक चीज नहीं हो सकती इसमें से। अगर आप देखें तो आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं हो सकती। बाकी ये सब चीज हो सकती है, अस्पताल का रजिस्टर हो, आंगनबाड़ी का अभिलेख हो, माता पिता द्वारा आयु की घोषणा। नेक्स्ट है 65 नंबर राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के संबंध में सही सुमेलित है वो बताना है। सूची फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, इसमें कूट भी दे रखे हैं, तो मिलान करना है। अब इसमें कूट के अकॉर्डिंग ही जाना होगा। जैसे राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, ये संबंधित हो जाएगी आपकी नियम 11 से। विद्यालय की मान्यता है, ये संबंधित हो जाएगी आपकी नियम नंबर 14 से। आसपास का क्षेत्र या सीमाएं, ये मिलान करने होंगे। इसमें से हमने देखा 4, 2, 3, तो ये संबंधित हो जाएगी आसपास के क्षेत्र सीमाएं, ये आपकी 7 नंबर नियम से। और आपकी विद्यालय की मान्यता वापस लेना, ये आपकी नियम नंबर 15 से संबंधित हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही था। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 22 के अनुसरण में राजस्थान की शैक्षिक संस्था किसे बनाया गया, तो ये संबंधित है आपके RSCERT उदयपुर में स्थित है उससे। 67 नंबर क्वेश्चन है कि RT 2011 के नियम नंबर 21 के अनुसार राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रति विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है। तो अगर आप देखें इन सभी ऑप्शनों को वो किया था पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर। एक RT नियमावली 2011 के नियम नंबर 6 के तहत विशेष प्रशिक्षण कालावधि की न्यूनतम अवधि की होगी, जिसे अधिकतम की अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है 3 माह और या 2 वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा, RT नियमावली 2011 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब होता है कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट उच्च प्राथमिक विद्यालय सही है। नेक्स्ट है RT नियमावली 2011 के अनुसार नियम नंबर 24 के तहत अध्यापकों की शिकायत निवारण हेतु गठित ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण हेतु इसका अध्यक्ष कौन होता है, वो होता है ब्लॉक विकास अधिकारी, जिसे BDO बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO होता है। ठीक है, नियम नंबर 4 के अध्यापकों की जो शिकायत होती है उनके निवारण के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, 71 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है आपसे कि RT नियमावली 2011 के अनुसार आसपास के क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब ये होता है
कि जो भी गांव या नगर पालिका या नगर परिषद में विद्यालय स्थित है की भौगोलिक सीमा से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार गठित राज्य सलाहकार परिषद के संबंध में असत्य कथन बताइएगा, यानी जो गलत है। इसका मतलब ये परिषद में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 14 होती है, ये गलत है, बाकी ये सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार नियम 13 के तहत प्रवेश में विस्तारित काल अवधि होगी, तो ये करीब लगभग में होती है करीबन 6 माह। नेक्स्ट है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार नियम के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता के लिए शीतलन का आवेदन यानी शीतलन का अनुरोध कर सकती है। ये कौन सी धारा में बात कही गई है, वो 17 नंबर नियम में कही गई है। नेक्स्ट है, मतलब आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय विकास योजना होगी, ये होगी आपकी 3 वार्षिक या 3 वर्षीय बोल सकते हैं। बाकी है आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार नियम में राज्य सरकार व स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्य, इसमें से कौन सा होगा, वो नियम बताना है किससे संबंधित है, वो नियम नंबर 8 से। वही आरटीई नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है आपका जो भी विद्यार्थियों के माता पिता सदस्यों से निर्वाचित सदस्य, माता पिता सदस्यों में से निर्वाचित, ठीक है, तो वही होगा इसका कार्यकारी समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में कुल कितने भाग और नियम थे, ये संबंधित थे आपके 10 भाग 29 नियम। नेक्स्ट है, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार किस भाग में विद्यालय अध्यापक के उत्तरदायित्व का उल्लेख मिलता है, तो ये भाग 5 में मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। इसमें से होता है विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन है प्रतिवर्ष किया जाएगा, ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4 जून राजस्थान के खींचन के अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट सम्मिलित किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो बताना है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम ये कहेंगे एक तो पहला और ये वाला दोनों ही सही है, यानी कुल क्षेत्र है 54.2 हेक्टेयर और वेटलैंड रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र व सूखा प्रतिरोधी पौधों की प्रजातियों का पोषण है, लेकिन ये वाला है ना, ये वाला गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कराएगा 18 जून को लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने प्लेन द फ्लैग्स मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया है, तो ये संबंधित है, ये आपकी लोहानी नदी। इसमें पूछा है कि स्टॉप डायरिया कैंपेन के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिएगा। ये दोनों कथन दे रखे हैं, इनमें से जो सत्य है हमें वो चूज करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही कथन सही है, यानी जो 1 जुलाई से 15 अगस्त तक यह कैंपेन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किया गया था और इस कैंपेन के दौरान है आशा सहयोगिनी द्वारा घर घर जाकर 5 वर्ष से छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें ORS व जिंक की गोलियां उपलब्ध करवाई गई। तो ऑप्शन इसमें से 3 सही हो जाएगा, दोनों ही कथन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राजस्थान में 1100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, इनमें से सर्वाधिक बसें राज्य के किस शहर में चलाई जाएंगी, तो ओवरऑल देखा जाए तो राजधानी में ही चलाई जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसे इंग्लिश में कहें शॉर्ट में तो IBCA का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है भूपेंद्र यादव को, किसका, IBCA का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर में आयोजित ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2025 के दौरान राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल ने अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया है। अगर आप देखें इन सभी ऑप्शनों को तो वो किया है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड यानी RCDF, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि 22 से 24 जून तक प्रयागराज में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किन 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो बसंत और दिव्य चौधरी ने जीता, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि PLFS सर्वे 2023-24 के अनुसार देश भर में 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में राजस्थान की साक्षरता स्थिति क्या है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, देश का तीसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा कौन, राजस्थान। इसके अकॉर्डिंग PLF सर्वे 2023-24 में हुआ था, उसके अनुसार देश में 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो बच्चे हैं ना या आयु वर्ग के, तो उनमें तीसरे स्थान पर आता है, यानी ऐसे बोल सकते हैं देश का तीसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य हो जाएगा कौन, राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 89 क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार पूछा है, ये कह रहा है कि वर्ष 2025 के लिए साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार के चयन हेतु गठित 3 सदस्यीय जूरी का निम्न में से कौन सदस्य नहीं रहा था।
एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे ये पूछा है जो 3 सदस्यीय कह सकते हैं गठन किया गया था कमेटी का, उसमें से कौन सदस्य नहीं है, ऐसे पूछा है ये। अगर आप देखें ये शायद सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। नवजोत भनोट है ना, ये 3 सदस्यीय में शामिल नहीं थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिएगा। ये आपको 3 कथन दे रखे हैं और इनके कोट भी दे रखे हैं नीचे के सेट, तो बताइएगा इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। अगर आप देखें तो इसमें से केवल ऑप्शन नंबर 2 है ना, वो सही है। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राजस्थान वन विभाग और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से किया गया। ये वाला कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पर इसमें ये वाला सही होगा 2। अब यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके साइकोलॉजी से संबंधित होंगे, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी बोल सकते हैं। तो मोस्टली ये है कि इस पेपर में अधिगम के सिद्धांत लिए गए हैं, तो इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपका 91 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है। अगर देखिए क्वेश्चन में पूछा है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौड़ नियमों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, देखिएगा गौड़ नियम 5 थे किसके, थॉर्नडाइक के। तो उसमें बहु अनुक्रिया का नियम था, मानसिक स्थिति का नियम था, आंशिक क्रिया का नियम था, ये 3 तो थे। लेकिन जो प्रभाव का नियम है ना, ये तो आपके मुख्य नियम में आता है, ठीक है। तो हमें यही तो पूछा था गौड़ नियमों में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो वो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित है। यानी ओवरऑल ये कि गणित अधिगम को इसमें वरीयता किस ऑप्शन में दी जा रही है, उसी आधार पर चूज करना है। तो मैं राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ है जो भी शिक्षार्थी हैं की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 93 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन फिल इन द ब्लैंक्स अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। अगर अभिक्रमित अनुदेशन की बात की जाती है BF स्किनर से संबंधित है, तो BF स्किनर तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, लेकिन उसका सिद्धांत दे रखा है क्रिया प्रसूत का, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोल सकते हैं, या ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसी से संबंधित हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर पे 2 सही हो जाएगा। बाकी शास्त्रीय पावलर से संबंधित हो जाएगा गेस्टोल्ड बात में वो आते हैं कौन कौन, मैक्स वर्दीमर आता है, कोफा, कोहलर, ये 3 नाम आते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र में आप इसमें ले सकते हैं कौन, जीन प्याज आ जाएगा इसमें, ठीक है। और इनके अलावा एक मनोवैज्ञानिक और आता है, मैं ध्यान भूल रहा हूँ पर बता रहा हूँ, कहते हैं शास्त्रीय हो जाएगा पावलर से संबंधित। गेस्टोल्ड वाले मैंने 3 नाम बता दिए, कोहलर, कोफा, मैक्स वर्दीमर। संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी वो ये कॉग्निटिव फील्ड की बात की जाती है या थ्योरी की बात की जाती है, तो हम जीन प्याज पे जाते हैं। ओवरऑल इसका ऑप्शन नंबर 2 सही था। क्वेश्चन नंबर 94 है, निर्वृत्तवाद के संबंध में असत्य कथन बताइएगा, यानी जो गलत है हमें वो चूज करना है। जैसे अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये बात तो सही है। अधिगम विश्व का व्यक्तिक विवेचन है, ये क्या कह दिया इसने, अधिगम विश्व का व्यक्तिक विवेचन है, यानी व्यक्तिगत एक तरह से कह सकते हैं प्रोसेस होगी, तो ये भी सही है बात, ठीक है। इसके अलावा शिक्षक और शिक्षार्थियों को सूचना प्रसारित करते हैं, और चौथा ऑप्शन है शिक्षक और विद्यार्थी द्वारा स्वयं के ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि व्यक्तिगत ही प्रक्रिया होती है, तो ये 3 नंबर है ना, ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक्चुअली में क्या है, ये पूछा है रॉबर्ट गैनी से क्वेश्चन 95, इसमें पूछा है रॉबर्ट गैनी ने या गैनी के अनुसार निम्नलिखित में से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का पदानुक्रम क्या होगा, यानी हायरार्किक थ्योरी बोलते हैं। ये सीखने के पदानुक्रम बताए थे 8 स्टेप में, तो याद कर रखे हैं SSC वर्सेस DCRP, ये इंग्लिश की टर्म के आधार पर याद कर रखे हैं। तो इसमें लास्ट के 4 पूछ रहे हैं, समझ रहे हो, शुरुआत के नहीं पूछ रहे हैं, जिसमें SSC वर्सेस होते हैं ना, ये 4 स्टेप इन्हें ना पूछ के DCRP पूछ रहा है लास्ट के। तो आप कैसे भी याद कर रखे हो, देखिएगा पहले तो डिस्क्रिमिनेशन आएगा, इसमें तो है नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेदन करना, तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि ये प्रिंसिपल से शुरू हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ रूल बोलते हैं इसे, तो इससे शुरू नहीं होगा ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये तो लास्ट स्टेप होता है। तो इस प्रकार है, हम ऑप्शन नंबर पर किस पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 सेकंड रुकिएगा, मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, एक एक्चुअल में रुकिएगा, इन दोनों में से होगा। देखिएगा मैं अब स्टेप लिख के ही बता देता हूँ, जिससे मुझे भी आसानी होगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, स्टेप अगर नहीं याद हो, अगर ट्रिक के थ्रू हो जाए तो और बेस्ट रहता है। SSC, ठीक है, वर्सेज DCR और P, ये 8 स्टेप होते हैं सीखने के, ठीक है। पहला होता है वो संकेत के थ्रू सीखते हैं, लास्ट वाला होता है वो समस्या समाधान वाला। तो इन चारों को तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखे शुरुआत में, ये 4 दे रखे हैं। तो देखिएगा कि
डी यानी डिस्क्रिमिनेशन होगा, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट यानी कह सकते हैं संप्रत्यय के द्वारा, रूल मतलब होता है नियम के द्वारा सीखना, लास्ट में होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज कर लूँ क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे डिस्क्रिमिनेशन कह रहा है, सही है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट कह रहा है, देखते चलिएगा ये 4 स्टेप है ना, मैं इन्हीं के आधार पर बता रहा हूँ। डी और सी, सी से कॉन्सेप्ट हो गया। आर का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है ना, इसे अगर आप आर के हिसाब से मैंने ऐसे याद कर रखा है, प्रिंसिपल ऑफ रूल होता है ये, यानी पूरा नाम, लेकिन मैं आर से कर रखा है, नियम आता है इसके अंडर में, तो इस हिसाब से पी जो प्रिंसिपल है ना ये सही है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसका ऑप्शन नंबर है ना 4 सही होगा। अगर देखिएगा 3 नंबर ऑप्शन देखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होता है ना वो लास्ट स्टेप होता है, फिर लास्ट स्टेप से बाद में फिर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग लास्ट स्टेप है तो उससे पहले इधर नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें ये सीखने की पदानुक्रम में ये होता है कि पहला स्टेप कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद दूसरे में जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं, इस प्रकार क्रम होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बताना है नकारात्मक पुनर्वलन के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर आप इन सभी को पढ़ के देखेंगे ना, अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रीट में ये बनते ही नहीं है क्वेश्चन, ये बनते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। अगर आपने प्रीवियस के क्वेश्चन किए होंगे तो आप इन चीज़ों को फील कर पाएंगे कि ये सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, ना कि रीट में। फिर भी आप पूछा है इस क्वेश्चन पेपर में तो देख लेते हैं। इसमें से जैसे कह रहा है ना पहला ऑप्शन, इसमें अनुक्रिया है, प्रबलित होती है, एक तो ये हो जाएगा नकारात्मक, एक ये हो जाएगा कि कार में बीप की आवाज़ बंद करने के लिए सीट की पेटी को बांधना नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण होगा। एक ये वाला, ये दोनों तो ए और सी का नकारात्मक पुनर्वलन के हैं, बाकी सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ए और सी ऑप्शन नंबर पर कौन सा हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े टफ से होते हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट देखिएगा 97 नंबर कह रहा है कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और नामक मशहूर पुस्तक किसने लिखी थी, और ये शायद आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो बुक है वो लिखी थी आपके बीएफ स्किनर ने, ठीक है। तो ऑपरेट कंडीशन थ्योरी पढ़ी है ना, ये उन्हीं के द्वारा दी गई थी ये बुक, यानी लिखी गई थी। तो मशहूर पुस्तक ये है द बिहेवियर और ऑर्गेनाइज, तो ये वाली बीएफ स्किनर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अनुबंधन होने की के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम क्या होगा। आपने पाउडर तो पढ़ा हुआ, जिसने कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड्स पर प्रयोग किए थे, यानी जो पाचन ग्रंथि होती है उस पर, तो उसमें स्टेप बताइएगा कौन से क्रम हो गए। तो शुरुआत में देखो अनुबंधन बिठाने के लिए उसने घंटी की आवाज़ शुरुआत में दी, घंटी की आवाज़ को कहते हैं CS, तो ये वाला 2 नंबर और 3 नंबर ये हो सकता है। बाकी है अगर CS दे दिया यानी घंटी की आवाज़, तो उसके बाद आपने क्या दिया, उसे भोजन दिया था, उसे US कहते हैं, ठीक है। US कहते हैं भोजन को, CS कहते हैं घंटी को। अब ये जो अनुक्रिया होगी ना वो किसकी वजह से होगी, घंटी की वजह से या भोजन की वजह से, तो ये भोजन की वजह से अनुक्रिया हुई थी। तो इस प्रकार है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक कोचिंग के टीचर अपने पूर्व के चयनित विद्यार्थियों को क्लास में बुलाकर बच्चों के सामने उनके सत्र रखवाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप बच्चों को बताओ कि आपने कैसे तैयारी की, टीचर किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के निकट है। ओवरऑल कहा जाता है जैसे भी कोचिंग से टॉपर निकलते हैं, वो जैसे RAS हो गया, IAS हो गया, आपने देखे होंगे, तो वो टॉपर होते हैं, उन्हें लाए जाते हैं पोडियम पे या जो कोचिंगों में, फिर वो बताया जाता है कि आपने कैसे तैयारी की। तो आप तो ये बताइए ये किस सिद्धांत से संबंधित है, जैसे बांडुरा से, टॉलबेन से, कोटलेविन से या रोजर से। अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा प्रायोगिक क्वेश्चन बनाए हैं, तो ये बांडुरा से संबंधित होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके शायद रीट में नहीं तो सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि B बराबर F कोष्टक P.E सूत्र का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से। तो जब आप पढ़ेंगे ना कोटलेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, तो उसी के अंडर आता है। B का मतलब होता है आपका बिहेवियर यानी व्यवहार, F का मतलब होता है फंक्शन यानी फड़क बोल सकते हैं, P का मतलब होगा पर्सनैलिटी और E का मतलब होगा एनवायरनमेंट। सही है ना, यही होगा। तीनों के अगर शब्दों के नाम पूछे जाए कि ये B का मतलब बिहेवियर, F का मतलब फंक्शन, P का मतलब होगा पर्सनैलिटी, E का मतलब होगा कह सकते हैं E का मतलब एनवायरनमेंट। आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो व्यवहार होगा वो हमारी पर्सनैलिटी और वातावरण की गुणनफल के समान होगा, ऐसे बोल सकते हैं। अगर ये मैथ की टर्म में बात की जाए, मैथ या मतलब फिजिक्स की टर्म में, तो ये बराबर ही है। तो ओवरऑल देखा जाए कोटलेविन से संबंधित था। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर प्रयोग करते हुए यह बताया कि सीखने में पुनर्वलन नहीं समीपता महत्वपूर्ण होती है। एक्चुअल में क्या है कि जब आप गुथरी को पढ़ेंगे ना, एडविन गुथरी, तो उसने ऐसे बताया था कि किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली में प्रयोग करते हुए यह बताया था सीखने में पुनर्वलन नहीं समीपता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये एडविन गुथरी बताते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है कि कक्षा में गणित के 3 प्रश्न बताकर छात्रों को फॉर्मूला ढंग से सिखाया
बच्चे उस सूत्र को याद करके परीक्षा के प्रश्नों को सही उत्तर दे पाए। ये अधिगम की अंतरण की किस या जिस सिद्धांत से संबंधित है यानी उसके जनक हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर आपने अधिगम का अंतरण पढ़ा होगा यानी ट्रांसफर, तो हम उसमें पढ़ते थे जैसे अगर कोई पहले अनुक्रिया आपने सीख रखी है फिर भविष्य में वो प्रयोग में आती है तो उसे लर्निंग ट्रांसफर बोलते हैं। तो कुछ उसी प्रकार पूछा है, लेकिन आपको जनक पूछा है उसका। अगर आप इन ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हम फिर ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे, यानी चार्ल्स जड है ना, इनके द्वारा ये बताया गया था और यही जनक कहलाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, अधिगम की विशेषता नहीं है। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें, हम ये कहेंगे यह सदैव ही कह सकते उद्देश्य पूर्ण होता है, ये बात सही है। ये सदैव व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, उसे ही अधिगम कहते हैं, ये भी बात सही है। सदैव नवीन विचार पर नवीन ज्ञान होता है, ये कहना गलत है। बाकी है सदैव सार्वकालिक और सार्वभौमिक सतत होता है, तो ये भी बात सही है। गलत हो जाएगी 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, राघव एक पहेली हल करता है। उसने कई प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुआ। वह कुछ देर के लिए समस्या से दूर चला गया। लौटने पर उसे अचानक कहा, यदि मैं इस हिस्से को इधर घुमा दूं और दूसरा भाग इसके ऊपर रख दूं तो यह अपने आप जुड़ जाएगा। ठीक है, उसने बिना गलती किए तुरंत पहेली हल कर दी। इसके बाद है, जब भी वह ऐसी पहेली मिलती है वह वही तकनीकी इस्तेमाल करता है जो सफल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये भी लर्निंग ट्रांसफर से संबंधित है। तो आप बताइएगा, इस आधार पर कथनों को पढ़िएगा। ये असाइनमेंट में यानी कथन दे रखे हैं, ये इसका रीजन दे रखा है और बताइएगा इनमें से कौन सा सही है। अगर आप देखें ध्यान से तो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि राघव का यह व्यवहार कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम का उदाहरण है, क्योंकि उसने संपूर्ण स्थिति को समग्र रूप में समझा। कहीं ना कहीं स्टेटमेंट पहला वाला जो कथन है वो तो सही है, लेकिन आप रीजन सुनिएगा। ये कह रहे अंतर्दृष्टि अधिगम क्रमिक परीक्षण त्रुटि द्वारा होता है, जिसमें व्यक्ति यादृच्छिक प्रयास करता है जब तक कि उसे उत्तर सही ना मिल जाए। एक्चुअल में क्या है कि जब भी अंतर्दृष्टि की बात की जाती है ना, तो उसमें परीक्षण में त्रुटि द्वारा होता है, ये तो फिर प्रयास एवं त्रुटि में चला जाएगा, थॉर्नडाइक में ऐसा नहीं होगा। तो ओवरऑल कहें तो यानी ऐसे कह सकते हैं कथन ए तो सही है, रीजन इसका कहीं ना कहीं गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन बनाने की अच्छी कोशिश की है और इस प्रकार के सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 105 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, कक्षा में शिक्षिका ने विज्ञान पढ़ाते समय मॉडल, चित्र और समूह गतिविधि और प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किया। विद्यार्थी एक्स बहुत ही सक्रिय रहा, बार बार क्यों पूछता रहा, अपने घर के अनुभवों से जुड़ता रहा और साथियों के साथ मिलकर कार्य करता रहा। विद्यार्थी जो वाई है वो चुपचाप बैठा रहा, भाग नहीं लिया, कहता रहा कि मुझे समझ में नहीं आता, ये सब मेरे काम का नहीं है। कुछ दिनों के बाद है एक्स की समझ गहरी हो गई, जबकि वाई की बहुत सतही हो रही। तो इस स्थिति अगर हम देखें ओवरऑल सेंस के इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए बताइएगा नीचे दिए गए इनमें से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करेगा। अब ये दे रखे हैं आपको कदम, यानी ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसके आधार पर बताइएगा कौन सा सही होगा। अब हम ये कहेंगे, देखिएगा पहली बात तो ये कि पूर्व ज्ञान पर आधारित है, तो इसे हम ऑप्शन को कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आप इन ऑप्शनों के आधार पर जाइएगा। देखिएगा बी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये तीनों में। अब एक चीज़ और सोचिएगा कि वो मोटिवेट है तभी तो वो बार बार सीख रहा है, एक इनएक्टिव है, यानी दूसरा जो एक्स था वो तो बाई था, वो तो सीख ही नहीं रहा था। तो हम ये कहेंगे ये अभिप्रेरणा भी इंपॉर्टेंट है, तो हम ये कहेंगे ए, यानी ये भी कट गया। ठीक है, अब ABCD बोल रहा है ना, और ये कह रहा है ABC, तो एक्चुअल में क्या है यहाँ पर केवल पुरस्कार एवं दंड की बात तो हो ही नहीं रही है, तो इसे हटा दीजिएगा। हो सकता है ये भी ऑप्शन सही हो, तो इस प्रकार हम जाएंगे ABC, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिएगा एक्चुअल में यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो साइंस के होंगे, और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये कुछ कलम वाले है ना, जो साइंस है ना उसको कुछ ज़्यादा ही लेवल पर लेके जा रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली बनेंगे तो नहीं। मैं आपको बताते चलूँगा। देखो ये लेवल 2 तक के यानी कह सकते हैं टफ क्वेश्चन है साइंस के, और देखा जाए प्रीवियस के देखेंगे तो नॉर्मली क्वेश्चन आए थे आपके 10 तक। ठीक है, जैसे देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इसे थोड़ा जूम करते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये लेवल 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। अब ये 2022 में पूछा था या 21 वाली भर्ती में, मुझे लेकिन मैंने ये देखा था क्वेश्चन। ठीक, तो ये है ना निर्वात में प्रकाश का क्या हुआ, पूछा हुआ है। ठीक है, लेवल 2 में साइंस मैथ वालों में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को 1 लाइनर को हम कर सकते हैं। इस राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ये अब मैंने बता दिया, रीट लेवल 2 में पूछा गया था।
अब ये कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये भी आसान है, इसे कर सकते हैं। मैं बताते चलूंगा टफ क्वेश्चन है, ये क्यों बना रहे हैं इतने। एक्चुअली में क्या क्या है, टॉपिक तो आप में है ही नहीं, 5-6 टॉपिक हैं। जैसे आपने मालूम होगा, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके साइंस के में एक तो अम्ल क्षार लवण है, एक तत्व यौगिक मिश्रण है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति और बल गति या गति के नियम बोल सकते हैं, प्रकाश, कोशिका संरचना और जीवों में श्वसन, परिवहन और जंतुओं में जनन, ये टॉपिक हैं। अगर आप प्रीवियस के देखें तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे टफ थे, बाकी तो सिंपल ही पूछे गए थे। अब देखिए 107 नंबर, जब एक वस्तु श्वेत प्रकार के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वो फिर वस्तु दिखाई देगी काली। ठीक है, हालांकि ये सिंपल ही क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। जैसे ये कह रहा है एक प्रकाश किरण है, वो समतल दर्पण में 45 डिग्री का कोण आपतित होती है, तो बताइए किरण का विचलन कोण क्या होगा। मालूम है ये लेवल 2 तक नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन है। उसमें ज्यादातर आपने देखा होगा समतल दर्पण में बिंबों की स्थिति पूछी जाती है। जैसे 45 डिग्री दे रखा है, बताइए कितने इसमें बिंब बनेंगे या प्रतिबिंब बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखे होंगे। अब पता है ये एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे करेंगे कैसे, 1 सेकंड रुकिएगा, देखिएगा। अब इसे करेंगे कैसे, देखिएगा ऐसे करेंगे हम इसे। आप ऐसे सोच रहे हैं ना डायरेक्ट निकल जाएगा, ये नहीं निकलेगा। अब ये समतल दर्पण में कह रहा है ये आपतित है, यानी आपतित मतलब आई कोण। आप अगर इसे बराबर परावर्तन कोण के करेंगे तो आप ये कहोगे कि ये भी 45 तो फिर ये भी हो जाएगा 45, जबकि ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। ये करने के लिए आपको 180 माइनस जो आपतन कोण है ना, आपतन कोण आई हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है ये विचलन कोण का। ठीक है, और आप अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो ये आसान क्वेश्चन नहीं है। अब इसे करेंगे कैसे, 180 माइनस और जो आपतन कोण कितना दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है, तो 2 × 45 करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90। तो फिर 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका विचलन कोण होगा ना, वो आपका विचलन कोण निकल के आया है 90 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब अगर आपकी परीक्षा में आता है ना, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई बताता नहीं है। ऐसे ही हम यही चीज़ पढ़ते हैं कि जो परावर्तन और आपतन कोण बराबर होते हैं, इस प्रकार के सेंस में हम पढ़ते हैं 10 तक। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है 109 नंबर क्वेश्चन, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखा गया हो तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा। और देखा ये भी क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं निश्चित तौर से, क्योंकि प्रकाश वाला चैप्टर है ना, तो प्रकाश के अंदर ही आते हैं ये उत्तल अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो निश्चित तौर से ये वाली स्थिति अवतल दर्पण की पूछी है। अब अनंत पर कोई वस्तु रखी है और ध्रुव के बीच में। अब ध्रुव की बात की जाए तो ध्रुव तो ये होता है, अनंत तो मतलब कहीं पर भी रख लीजिएगा। तो अब बताइएगा इसके प्रतिबिंब बनेगा ना, उसका स्वरूप क्या होगा। अगर हम इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हमें ये कहेंगे, एक तो आभासी होगा, यानी आभासी और सीधा, और वस्तु से छोटा होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं क्या होगी। जैसे सूर्यास्त के समय कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना, यह अपवर्तन का ही रीजन होता है। तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। महासागरों में मछली का बड़ा दिखाई देना, ये सभी चीजें है ना, ये अपवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा पेंसिल है वो पानी में यानी बाल्टी में डालेंगे या कोई बर्तन ले लें तो उसमें ऊपर उठाई दिखाई देती है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है पानी में। तो इस प्रकार है, ये सभी एग्जाम्पल आते हैं ना, वो आपके अपवर्तन के ही होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 111 के कथनों पर विचार कीजिएगा और जो स्कूट सही है वो बताइएगा। अगर आप देखें, ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखिएगा इन रोगों की पहचान ये होती है, जो रोग होता है ना वो चीजें जैसे निकट कह रहा है तो इसका मतलब है निकट की तो स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है। ये चीजें आप भी जानते होंगे। तो ये कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती जबकि स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस वजह से ये गलत हुआ है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे अगर इसे नहीं को हटा दें तो ये सही हो जाएगा। अगर इसे नहीं को रहने यानी ये अगर ऐसे होगा कि नहीं है तो फिर ये गलत हो जाएगा, यानी ये वाला तो कथन गलत हो गया। बाकी इसमें वस्तु का प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बनता है, यानी ये कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बनता है। अब एक्चुअल में क्या है, इसकी एक ट्रिक होती है दूना, यानी हम ये कहते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब ये कह रहा है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है और ये बात सही है, यानी रेटिना से पहले बनेगा क्योंकि इसके लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं ना। तो अगर ये हमारा कह सकते हैं रेटिना है तो इससे पहले यहाँ पर बन रहा है, तो फिर हम अवतल लेंस का उपयोग करके ना फिर ये क्या फैला देता है प्रकाश को, तो फिर यहाँ पे जाके बन जाता है प्रतिबिंब। तो ओवरऑल कहा जाए ये बात सही है 2 नंबर की, 1 नंबर गलत है। तो हम ये कहेंगे पहला गलत, पहला गलत, पहला ये वाला 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये कह रहा है 112 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु 2f1 पर
रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। अब इससे पहले हमने देखा था अवतल लेंस पे, जिसमें पूछा था, आपको ध्यान हो, अनंत और ध्रुव के मध्य में जो वस्तु रखी जाएगी तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये वाला क्वेश्चन। अब ये तो अवतल दर्पण से था, अब ये उत्तल लेंस से है। तो जब आप 2f1 पर रखेंगे ना वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसका 2f2 पर बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा 113 नंबर के संपर्क में रखे दो पतले कह सकते हैं, संपर्क में रखे दो पतले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कह सकते हैं उत्तल लेंसों की संयोजन की क्षमता क्या होगी। अगर हम देखें, संयोजन की क्षमता होती है P बराबर 1/f होती है। ठीक है, 1/f होती है, यानी f का मतलब होता है फोकस दूरी। इसमें फोकस दूरी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, तो हम ये कहेंगे P बराबर 1/20 सेंटीमीटर। आप जानते होंगे ये सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना होगा, तो इसमें हम 100 का भाग देंगे, और ये 100 का भाग देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा 100/20। 100 में अगर 20 का भाग देंगे तो ये 5 डायोप्टर आएगा। ठीक है, यानी जो हम ये कह रहे हैं ना संयोजन की क्षमता क्या होगी, तो P बराबर 5 डायोप्टर होगी। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगता है इसमें। ठीक है, P बराबर 1/f, और ये हमेशा ही सेंटीमीटर में आता है क्वेश्चन में, ये इसको मीटर में चेंज करना होता है। अगर मीटर में दे रखा है तो फिर चेंज नहीं करेंगे, फिर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि दो संख्या, यहाँ से आगे जो मैथ के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब तक तो ये 5 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, आपको मालूम होगा, और बाकी 4 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के। तो इस प्रकार है साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे, अगर टोटल कही जाए तो 9 क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार आपके मैथ के 5 क्वेश्चन तो जो टॉपिक दे रखे हैं उनसे आते हैं, और 4 क्वेश्चन टीचिंग मेथड, इस प्रकार 9 क्वेश्चन। तो देखिएगा ये 5 क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, कि ये कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा और उनका गुणनफल है, वो जैसे दे रखा है 15 और 6300। तो ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या बताइए, यानी युग्मों की संख्या का मतलब ये है, अब इसमें कितने संभव होंगे। देखिएगा कि हमें HCF दे रखा है, यानी जो महत्तम समावर्त बोलते हैं 15। ठीक है, तो इनका गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है आपका 6300। ठीक है, तो गुणनफल दे रखा है आपका 6300, और हमें पूछा है कि कितने संभव युग्मों की संख्या होगी। तो देखिए, इसे करने के लिए आपको पहले देखो, HCF तो दे रखा है हमें कितना दे रखा है 15, तो इनका गुणनफल दे रखा है 6300। अब हमें HCF निकालना है, तो आप भी जानते होंगे इस चीज़ को, तो कि हम HCF और गुणा, अगर हम HCF और LCM हम गुणा कर दें, तो यही तो कह रहा था कि दो संख्या दे रखी है, मसा 15 हो गया, और आपका इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 6300, तो इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 6300। HCF हमें मालूम है 15 है, तो ये 15 रखेंगे, और LCM 6300 हो जाएगा। इससे हमें क्या निकल जाएगा, LCM निकल जाएगा 6300/15। अगर आप देंगे 15 चौको 60 होता है, यहाँ पर 3 हो जाएगी, 15 दूनी 30 होता है, यानी 420 आया। क्या आया, LCM। अब क्या करेंगे, देखो HCF हमें पता है, LCM हमें पता पड़ गया। अब हमें इसमें निकालना होगा आपका, अब युग्मों की संख्या निकालनी होगी। तो एक आपने ये चीज़ जानते होंगे कि HCF और A+B संख्या बराबर होता है LCM। ये वाला फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो इसे रखेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसे, कि HCF हमें दे रखा था 15, A+B बराबर हो जाएगा 420। तो हमें A+B का मान कितना आ जाएगा, 420 में अगर हम 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30 हो गई, तो इसमें बचा उसमें भाग देंगे तो ये 28 बार जाएगा। ओवरऑल ये है कि अगर 420 में 15 का भाग देंगे तो 28 बार जाएगा। तो ये हमें A+B का मान आ गया। अब एक्चुअल में क्या है कि जो 28 आई है ना, अब इसके युग्म कैसे होंगे, यानी जो होंगे तो 1 गुणा 28 हो जाएगा एक, तो दूसरा कौन सा हो सकता है, 1 हो जाएगा, 7 गुणा 4 हो जाएगा। यानी 28 किस प्रकार आ सकता है, 1 गुणा 28 के थ्रू आ सकता है, या 7 गुणा 4 करेंगे तो आ जाएगा 28। तो ये 2 युग्म बन रहे हैं, तो ऑप्शन दे रखा है इसमें, इस वजह से हम ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा था। अगर आपकी मैथ में प्रैक्टिस है ना, तो आप इसे 2 स्टेपों में ही उड़ा सकते थे, लेकिन ये है कि मैंने तो समझाने के लिए कि इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर आप अन्य ट्रिक आती है या तरीका आता है तो उसके थ्रू करें। मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट होती है, इसमें ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसके थ्रू करें। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर से आप बहुत सारे स्टेप बीच में से स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आंसर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके 4th ग्रेड में 20 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, क्योंकि मैंने कराया है तो मुझे मालूम है। जैसे 1428 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए या जोड़ने पर वो 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब 1428 है, और 1428 में आप डायरेक्टली आप इसमें 5 का भाग दे दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10, तो इसमें 4 बचेगी। अब इसमें 2 8 5 40, तो यानी इसमें 2 बचेगी।
अब इसमें 28 उतर के आई, मतलब 8 उतारी तो 28 हो गई, 5 का नहीं परम 25। अब एक्चुअल में परम 25 यानी 3 बची। अब एक्चुअल में क्या है कि अब इनमें से कौन सी संख्या जोड़ें जिसमें 5 का भाग चला जाए। जैसे हम 15 जोड़ी किस में, 3 में, तो 18 होगी तो 5 का भाग नहीं जाएगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 9 को देखिए, 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, इसमें 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर 18 को जोड़ेंगे तो 21 होगी, तो 20 का भाग नहीं जा रहा है। लेकिन 12 को जोड़ेंगे तो 12 और 3 15 हो जाएगा, 15 में 5 का भाग चला जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि 1428 में अगर हम 12 जोड़ दें तो उसमें 3 का भी, 4 का भी, 5 का, 6 का, सभी का भाग चला जाएगा। तो ओवरऑल ये 4th ग्रेड में 20 तारीख की इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है जो आपका है 116 कि यदि दो संख्या दे रखी है 2:3, ठीक है, और इनका एलसीएम दे रखा है वो 2, तो इन संख्या का योग क्या होगा। क्या है, इन दोनों अगर दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला तो कितना आएगा। तो 3 दूनी 6 आएगा ना। तो हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, इन हालांकि ये अनुपात में, लेकिन हमें आंसर निकालने के लिए ऐसा ही करना होगा। 2 से 16 में और डायरेक्टली आप 3 दूनी 6 एलसीएम का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 अंक 18, फिर 3 बड़ी 6 अंक 36, यानी 36 आया। क्या एक्स की वैल्यू निकल के आई है। अब ये 36 का गुणा आप 2 से कर लें, 36 का गुणा 3 से कर लें, तो ये दोनों संख्या वास्तविक है ना, वो निकल आएंगी। 36 दूनी होते हैं 72 और 36 दिया कितने होते हैं, 3 अंक 18 होते हैं, और 3 3 9 1 10 यानी 108 होते हैं। अब अगर ये दोनों संख्या हैं तो हमें लास्ट में क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग बताइए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है 117 नंबर, 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा जो 15, 18 और 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। आप एक काम कीजिएगा, ये कह रहा है कि 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर ये शेष फल बचे, तो आप एक काम कीजिएगा, इनमें से कोई भी एक डाटा ले लीजिएगा, चाहे 15, 18 या 21, 24। आप अगर इसे मतलब डायरेक्टली करना चाह रहे हैं तब है, तो आप है देखिएगा, इनमें से कौन सा भी ले लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। जैसे 15 ले ली, और 15 में 15 है ना, उससे भाग दे दीजिएगा 7556, या कोई भी ऑप्शन ले लीजिएगा। अगर इसमें 15 का इसमें भाग देंगे तो वो 11 से बचना चाहिए, क्योंकि पहली संख्या ली है, तो पहली संख्या का मतलब 11 से बचना चाहिए। और इस 7556 में आप अगर 15 का भाग देंगे तो देख लेना शेष पर 11 बचेगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये डायरेक्टली करने का तरीका है। अगर नियम से करेंगे कि इनमें अंतर कितने का है तो फिर वो स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं, यानी सवाल है करने में 1 मिनट निकल जाएगी, और ये डायरेक्टली होता है कि 1 मिनट से पहले ही आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 118, यदि दो संख्या है, इनका अनुपात ये है, इनका एलसीएम ये दे रखा है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था कुछ इसी प्रकार का नहीं था। अगर हमें ये दोनों डाटा आ जाएंगे कौन से ये अनुपात के, तो हम एचसीएफ बता सकते हैं इनका आसानी से। तो इसी प्रकार कर लेते हैं कि एलसीएम है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 5 × 6 करेंगे 30, 30 का भाग दे देंगे किसमें, आपके 2 से 10 में, तो 0 से 7 आएगी। अब 7 का गुणा है, इसे करेंगे तो 7 × 35, और 7 का गुणा 6 से करेंगे तो 42। अब 42 और 35 आया। अब इनका एचसीएफ 35 और 42 का देखेंगे तो निकाल लेना 7 आएगा, क्योंकि 7 एक ऐसी संख्या है कि इन दोनों में कॉमन रहेगी, यानी 7 का भाग 35 में भी जाएगा, 42 में भी जाएगा, और कोई कॉमन नहीं आएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम में ये है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है, तो एलसीएम बताइएगा। कैसे कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात ये है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है, तो इसे कैसे करेंगे। देखिएगा हमें कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात ये था, गुणनफल ये था, तो दोनों का गुणनफल करना 1x × 6x बराबर 6 में रखिएगा। इन्हें करेंगे तो 6x² बराबर 96 हो जाएगा। अगर 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6 × 6 = 36, और x² बराबर 16, और x बराबर करेंगे तो 4 आया। 4 का गुणा है, आप डायरेक्टली इस 6 में गुणा करेंगे तो 6 × 24, तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि ये डाटा दे रखे हैं, यानी भिन्न दे रखी है, पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी संख्या इनमें से कौन सी होगी। तो एक्चुअल में क्या है कि ये क्वेश्चन आपको देखिएगा ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप ऊपर की जो डाटा है ना, इसका तो एलसीएम ले लीजिएगा, और इस नीचे का एचसीएफ ले लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा, देखो 2, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 2, यानी 2 और 5, 5 × 10 = 20, यानी ऊपर तो 20 आएगा। और 20 किसके से ऑप्शन में, एक तो इसमें, यानी तीनों में दे रखा है ये, तो फिर नीचे का एलसीएम और ले लीजिएगा। अगर आप 6, 9 और 27 अगर इनका अलग अलग से आप एलसीएम लेंगे तो इसमें 3 का भाग भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें जा रहा है,
केवल मात्र 3 एक ऐसा डाटा है जिसमें सभी में भाग जा रहा है और कोई डाटा ऐसा कॉमन नहीं आ रहा है कि जिसका सभी में भाग जाए, यानी कॉमन आना चाहिए तीनों में फैक्टरों में। तो इसमें केवल 3 है, तो ऑप्शन नंबर हम 4 पे चले जाएंगे। ओवरऑल ये है, ऊपर की डाटा का तो हमने एलसीएम लिया है, नीचे की डाटा का हमने एचसीएफ लिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या जिसमें 989 है और एक है 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 रहते हैं, तो इनमें से कौन सा डाटा होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए वही कि आपको एक ऑप्शन ले लीजिएगा और उसे करके देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा कह सकते हैं 24। इसमें अगर 24 से भाग देंगे तो इसमें शेष पल 5 बचेगा, अगर इसमें 24 का भाग देंगे तो 7 बचेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें कह रहा है कि ये डाटा दे रखा है, इसका एचसीएफ क्या होगा। ऊपर की डाटा का एचसीएफ लिया जाता है, नीचे का एलसीएम लिया जाता है। ऊपर में कोई कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका एक तो आएगा आपका एचसीएफ, और एलसीएम कितना आएगा वो देख लीजिएगा, किसका 2 3 4 5, यही है ना 2 3 4 5। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 2 के भाग देंगे तो ये 3 2 5 फिर 2 फिर 3 और 5 बची, 3 5 15 और 15 दूनी 3 3 दूनी 60, यानी 3 और 5 का और भाग जाएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/60 राइट आंसर आ जाएगा। यानी ऊपर का एचसीएफ निकालना था, नीचे का एलसीएम, तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है, इन्हें और देख लीजिएगा ये किस प्रकार पूछे इनमें। देखिएगा हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी संधि नहीं है वो बताइएगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, संधि नहीं है, जैसे अभि प्लस उदय अभ्युदय, इसमें तो यण संधि है, ठीक है। प्रति प्लस उत्तर और शिशु प्लस अंग शिशु अंग, और राशि प्लस अंतरण राशि अंतरण। एक्चुअल में क्या है कि 1 और 3 और 4 इनमें संधि है, किस इसमें आपकी उ का हो गया, तो नीचे तौर से यहाँ पे भी यण संधि है। ई का यह हो गया यहाँ पे, तो ये भी यण संधि है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने में तो ऐसा लग रहा है सही है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है कि ये प्रति प्लस उत्तर ये तप है, डबल ता है, इस वजह से कुछ इसका अगर आप है इसमें संधि करेंगे यण कैसे बनेगी, ई का यह हो गया और ई का यह हो गया और ये त है, सही है, यह हो जाएगा, यह में आके आपका ऊ मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार बनना चाहिए था शब्द प्रत्युत्तर ऐसे, लेकिन यहाँ पे देखा इस तप है, डबलता नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हुआ है। लेकिन देखा जाए बहुत बारीकी से क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि सदाशय का शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो इसका हो जाएगा आपका आप देखें तो सत प्लस आशय, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें हलंत है नहीं, इस वजह से, इसमें अगर हलंत है तो इसमें आ है, इस वजह से गलत है, और इसमें न तो हलंत है और ना आ है, तो इस वजह से सत प्लस आशय ये बनेगा सदाशय। ता का दा हो जाता है जब आप यहाँ पे कोई स्वर आता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी संधि विच्छेद सही है। जैसे प्रादुर्भाव, प्रादुह प्लस भाव, अगर यहाँ पे विसर्ग होता है तो ऊपर चढ़ जाता है, तो प्रादुर्भाव सही लग रहा है। बाकी देखिएगा स्वल्प सु प्लस अल्प होता है तो ये गलत है। रमेश है, रमा प्लस ईस होता है, ना कि राम। और ये कह रहा है कि सरलास, शरद प्लस लास नहीं, शरद प्लस उल्लास होता है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 ही सही था। नेक्स्ट देखिए, यशो अभिलाषा में संधि कौन सी होगी। अब इसमें ओ हो रहा है, या तो गुण में होता है, या गुण में होगा या विसर्ग में, लेकिन ये यश प्लस अभिलाषा बनता है शब्द, तो ये इसमें विसर्ग संधि होगी अभिलाषा, न कि आपकी कह सकते हैं इसमें कौन सी होगी, गुण संधि नहीं होगी, कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट देखिएगा कि किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। अगर आप देखें तो कैलाश में ये वाला सा नहीं आता, गोवर्धन, ये गोवर्धन भी गलत है। भगीरथी नहीं होता, भगीरथ होता है, लेकिन थी इसमें लग रही है, इस वजह से गलत है। बाकी अतिशयोक्ति ये वाला सही शब्द दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। अगर देखें वाल्मीकि गलत है, सन्यासी भी गलत है, इकाई और केकई तो ये भी गलत है, लेकिन रचयिता और कुतूहल ये वाला सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा है कौन सा अशुद्ध शब्द है इसमें। अगर आप देखें तो अशुद्ध तो ज्योतिषना है, ये आपके 4th ग्रेड में पूछा गया था अभी क्वेश्चन, ज्योतिषना ये कुछ इस प्रकार ही तो होता है, ज्योतिषना ये वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 ही हो जाएगा जो गलत दे रखा है, ठीक है। बाकी नवरात्र सही है, मर उद्यान सही है, त्योहार सही है। बाकी एक किस विकल्प में सभी अशुद्ध हैं शब्द, जैसे आप इनमें ध्यान से देखें तो
देखिए प्रवर्तक कुछ इस प्रकार नहीं लिखा जाता, आपने भी देखा होगा प्रवर्तक प्रवर्तक ऐसे लिखा जाता है, प्रवर्तक सही है ना, ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत है, तो ये गलत है, फिर आगे वाला भी गलत हो जाएगा फिर। बाकी कटहरा, मुहर्रम, महेश्वरम, पुनर्जन्म, वापस और पुनरुक्ति, ये वाले सही शब्द दे गए।